देखा नहीं देख आई मीन देख तो सभी ने लिया होगा। फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन की बात कर रहा हूं, जहां पर हमको डॉक्टर डूम दिखाकर भी नहीं दिखाया, लेकिन इससे भी ज्यादा मार्वल वाले वो काम करने में सक्षम हो चुके हैं जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, और वो है जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करना। आई मीन वी ऑल थॉट कि फैंटास्टिक फोर शायद उन मूवीज में से होगी जो थोड़े बहुत सवालों का जवाब दे दे, लेकिन नहीं, एक भी और आ गए कि आरडीजे कहां है, डॉक्टर डूम की शक्ल क्यों नहीं दिखाई, और भी दुनिया जमाने की चीजें कि आखिरकार फ्रैंकलिन से डॉक्टर डूम का लेना देना है क्या और उसको क्यों चाहिए वो बच्चा। तो भाई आया है, एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्या है ना कि जब से यूट्यूब चैनल खोला है तब से मार्वल की स्क्रिप्ट लिखनी बंद कर दी है। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि हालांकि इस बंदे की शक्ल हमको नहीं दिखाई गई, लेकिन मैट शैकमैन जिन्होंने मूवी डायरेक्ट करी है, पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं, उन्होंने इस बात को खुद कंफर्म किया कि वो बंदा कोई स्टंट डबल या बॉडी डबल नहीं था, वो एक्चुअली में आरडीजे ही थे। अब देखो, देयर इज नो वे टू प्रूव इट अनलेस एंड अंटिल मार्वल वाले आगे जाकर इसी पोस्ट क्रेडिट सीन को कंटिन्यू करें डूम्सडे में। मतलब हो सकता है कि डूम्सडे की शुरुआत इससे करें या किसी फ्लैशबैक पे हमको इस सीन को रिविजिट किया जाए, तब समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है आरडीजे ही थे। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं यही मान के चलूंगा कि नहीं, वही काटने वाली आदत। लेकिन हाँ, अगर कैरेक्टर वाइज बात करें तो क्या ये मेन डूम है जो डूम्सडे का डूम होने वाला है, ये वही है? तो आई फील कि यस। हालांकि मार्वल वाले चाहें तो ऐसा बता सकते हैं कि नहीं, ये वो डॉक्टर डूम नहीं है, और ये चीज परफेक्टली एक्सप्लेन भी कर देगी कि जब इनका प्लैनेट इतने बड़े खतरे में था तो डॉक्टर डूम आया क्यों नहीं, क्योंकि इस दुनिया का ही नहीं है। लेकिन फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो है हिस्ट्री क्रिएट करने की। मतलब डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर, इन लोगों के बीच में कॉमिक बुक्स में अच्छी खासी हिस्ट्री है, तो इट विल मेक सेंस कि अगर ये इसी यूनिवर्स का होगा, ये लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे। सूजन का वहां आना, अपने बेटे को डॉक्टर डूम के साथ पाना, जिसके लिए उसने कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी कॉस्मिक बीइंग को वहां से भगाया था, तो मतलब इट विल मेक सेंस कि इन लोग की आपस में हिस्ट्री है, तभी वो इतनी कॉशियस है। लेकिन हाँ, ये बात इन लोगों ने जानबूझकर हमको नहीं एक्सप्लेन करी। इनफैक्ट मूवी के अंदर भी लैटवेरिया की कुर्सी खाली रखी है, तो दे वांट टू कीप इट एज एम्बिगुअस एज पॉसिबल। तो फाइनली अब फैंटास्टिक फोर भी एमसीयू में आ रहे हैं विद अ न्यू स्टार्ट, फ्रेश फेसेस और एक कंप्लीटली डिफरेंट टोन जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। और जैसे रिबूट भी कॉन्फिडेंट और रियल लग रहा है ना, वैसी कुछ चीजें होती है जिनके अंदर भी यही काम कॉन्फिडेंस होता है। अब जैसे 2015 में आने वाली सिर्फ नाम के लिए ही फैंटास्टिक फोर थी, तो ऐसे ही दूसरे ब्रांड्स कहने के लिए तो ऊद परफ्यूम्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर होता सिंथेटिक ऊद या एगरवुड है, जो स्टार्टिंग में स्मेल तो काफी शार्प देगा लेकिन गायब भी बहुत जल्दी हो जाता है। द मैन कंपनी के ऊद परफ्यूम्स में है रियल ऊद या एगरवुड। इसके फर्स्ट स्प्रे से ही तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। एक वार्म वुडी फ्रेग्रेंस जो घंटों लास्ट करती है, और ये किसी एवरेज सुपर हीरो की तरह नहीं है। ये सॉफ्ट, मॉडर्न और सॉफ्ट वुडी नोट्स के साथ एकदम क्लासी एंड डेली यूज के लिए परफेक्ट है। एंड चलो, ये तो हो गई रीड रिचर्ड्स वाली सटल और इंपैक्टफुल बात, लेकिन अगर तुमको डॉक्टर डूम की तरह बोल्ड एंट्री चाहिए तो तुम ऊद रीगल ट्राई कर सकते हो, जो तुमको देगा एक स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब। इसके स्पाइसी नोट्स इसको एक बोल्ड एंड सेक्सी फ्रेग्रेंस बनाते हैं, जो इसको वो परफेक्ट मैनली फ्रेग्रेंस कैरेक्टर लेंड करता है। और पता है इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे काफी पसंद आया, इसकी लास्टिंग बहुत ही बढ़िया है और तब तक टिकता है जब तक आप शर्ट वॉश नहीं कर लेते। ये दोनों परफ्यूम्स प्राइस्ड है 1099 ईच पे, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आप इसी अफोर्डेबल प्राइस का फायदा उठाकर इसको द मैन कंपनी की वेबसाइट या Amazon एंड फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ द मैन कंपनी के साथ जॉनी स्टॉर्म की तरह अपनी भी फ्लेम ऑन करो। और मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये मिड क्रेडिट सीन जो हमने देखा है ना, ये पूरे 4 साल बाद हो रहा है गैलेक्टस के जाने के। तो आखिरकार ऐसा क्यों? मैंने इसके बारे में काफी सोचा एंड आई फील कि इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है फ्रैंकलिन को बड़ा दिखाना। मतलब मूवी में गैलेक्टस इस बात को पॉइंट आउट करता है कि फ्रैंकलिन जितना अपने आप को दिखा रहा है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट वो अपनी पावर्स को खुद ही हाइड कर ले रहा था, वो भी जेस्टेशन में, तो ये काफी बड़ी पावर है। और ये बताता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है वो एमसीयू में एक सॉर्ट ऑफ जीनियस टाइप का बच्चा भी हो सकता है, जो कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये काम कॉमिक बुक्स में उसकी छोटी बहन वेलेरिया का है, जो कि एक सुपर स्मार्ट जीनियस होती है, लेकिन फ्रैंकलिन उतना ज्यादा नहीं। तो अगर ये लोग फ्रैंकलिन को ही एक जीनियस दिखा देंगे, विच विल मेक हिम एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि अगर उसके पास इतना दिमाग है और उसके साथ में इतनी सारी शक्तियां भी, तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और डॉक्टर डूम उसी बात का फायदा उठाने आया है। और फैंटास्टिक फोर मूवी का एक छोटा सा प्लॉट पॉइंट ये भी है कि रीड और सूजन आपस में इस बात को डिस्कस करते हैं कि इतनी शक्तियां हैं उसके पास और वो इतना स्मार्ट अगर है तो कहीं मॉन्स्टर तो नहीं बन जाएगा। एंड इस चीज को हालांकि लास्ट में वो लोग डिस्प्रूव भी कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि डूम्सडे में इस पॉइंट को फिर से उठाया जाए, जब डूम फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करना शुरू करे और उससे कुछ ऐसी चीजें करवाए जो एक सुपर हीरो नहीं करता। और चलो, फ्रैंकलिन के साथ तो वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि 4 साल बाद क्यों? ठीक है, फ्रैंकलिन को बड़ा करके दिखाना था, लेकिन जब गैलेक्टस अर्थ पे अटैक कर रहा था तब डॉक्टर डूम कहां था? जब लैटवेरिया की कुर्सी खाली दिखाई जा रही थी तब डॉक्टर डूम कहां था? तो आई फील
कि डॉक्टर डूम ऑफ वर्ल्ड है, मतलब वो मल्टीवर्सल ट्रैवल को रीड से बहुत पहले डिस्कवर कर चुका है और वो निकल गया। उसको पहले से ही मल्टीवर्स के बारे में पता होगा और रीड से पहले उसने इस चीज को डिस्कवर किया एंड देन ही वेंट अवे। और वैसे तो इस चीज को भी थ्योराइज किया जा सकता है कि जब रीड ने अपने ब्रिज बनाने के लिए जो उसके ब्लूप्रिंट्स होंगे वो अलग अलग देशों को शेयर किए सो दैट वो उसी तरह का मॉडल अपने जगह पर भी बना सके और पूरी अर्थ को टेलीपोर्ट कर सके, तब ऐसा ही एक मॉडल लैटवेरिया पहुंचा होगा जिसको डॉक्टर डूम ने देखा एंड देन ही इंप्रूव्ड इट सो दैट ही कुड ट्रैवल मल्टीवर्स। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह भी है कि रीड का जो ब्रिज था वो एक अंडे को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था विदाउट पावरिंग ऑफ एन एंटायर ब्लॉक। तो फिर डॉक्टर डूम मल्टीवर्सल ट्रैवल कैसे कर लेगा, उसको कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर डेफिनेटली डॉक्टर डूम के पास ब्रिज जैसी कोई टेक नहीं है, उसके पास अपना खुद का बनाया हुआ टेक है जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स को ट्रैवल कर रहा है। और अगर तुम ध्यान दोगे तो मिड क्रेडिट सीन में जब सूजन फ्रैंकलिन के पास आने ही लगती है तो एक हल्का सा साउंड सुनाई देता है, और इसको मैंने वो हमारे इल्यूमिनेटी वाला रीड या फिर हमारे काउंसिल ऑफ कैंग्स जो थे उसके टेक्स्ट से कंपेयर करने की कोशिश करी, तो नहीं, ये डिफरेंट है, दोनों का साउंड डिफरेंट है। ऑल्दो आई फील कि मार्वल के पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका है, वो इन सारे टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस को एक सा एस्थेटिक, एक सा साउंड देकर एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन सा दे सकते हैं। मतलब ऐसा बताया जा सकता है कि टेक काफी सिमिलर सा है और एक ही इंसान है जिसने डिस्कवर किया था, उसके बाद दूसरे लोग जो है वो उस पर इंप्रूव कर रहे हैं, उसी सेम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। सो तक मेरा ओपिनियन है तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि डॉक्टर डूम इस दुनिया में नहीं था, उसने इनकर्जन्स को डिस्कवर किया। हो सकता है उसको पता चला कि मल्टीवर्स में इतना बड़ा कुछ क्राइसिस चल रहा है और उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करा, जहां पर उसको पता चला कि इनकर्जन्स क्या चीज है, जहां पर उसे ये पता चला कि TVA क्या बला है, और उससे भी ज्यादा लोकी के बारे में। बिकॉज हम लोगों ने रूसो ब्रदर्स, केविन फाइगी, इनसे सारे स्टेटमेंट सुन रखे हैं कि डॉक्टर डूम अपने आप को डूम्सडे में एक सेवियर कंसिडर करेगा, जो बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। मतलब वो कॉमिक्स में अपने आप को पूरी दुनिया का सेवियर मानता है। फिलहाल उसने मार्वल कॉमिक्स में यही काम कर रखा है। वन वर्ल्ड अंडर डूम करके एक पूरी क्रॉसओवर सीरीज चल रही है जिसके अंदर डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है और उसने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। मतलब वो एक सिंगल रूलर है और उसने सारी बाउंड्रीज खत्म कर दी, मतलब वो एक अखंड लैटवेरिया बना दिया उसने। तो जहां पर पूरी दुनिया के लोग इस बात से खुश है, एवेंजर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और क्लियरली अगर ये लोग डूम्सडे में भी इसी थ्योरी के साथ जाना चाह रहे हैं कि डॉक्टर डूम जो है वो एक सेवियर है, तो फिर उसका गैलेक्टस के अटैक के टाइम पर अपने खुद के प्लैनेट को बचाना डज नॉट मेक एनी सेंस। इनफैक्ट इस बात के भी बहुत हाई चांसेस है कि इन 4 सालों में डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स का एक एक कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कहीं पर भी इस डिस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीवर्स वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। उसने काउंटलेस इनकर्जन्स को विटनेस किया, उसने काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा। बहुत हाई चांसेस है कि मार्वल वाले अगर इस पूरी चीज को रफा दफा करना चाहते हैं ना कैंग वाली, तो ऐसा भी बता सकते हैं कि ये जो डॉक्टर डूम यहां पर आया है इसने ऑलरेडी कैंग्स को खत्म कर दिया है। मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि मार्वल इस बात को एस्टैब्लिश कर सकता है कि इन 4 सालों में इस डॉक्टर डूम ने बहुत सारी पावर गैदर कर ली है। वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो मल्टीवर्स को रूल करने वाले कैंग्स अपना प्लान बना रहे थे ना, उन्हें भी खत्म कर दिया उसने। सो ही इज जस्ट दैट स्ट्रांग नाउ, लेकिन इतना नहीं कि वो इनकर्जन्स या फिर पूरे मल्टीवर्स के खात्मे को रोक पाए। तो इसीलिए उसे जरूरत है फ्रैंकलिन की। अब हम लोगों ने फैंटास्टिक 4 मूवी में गैलेक्टस के मुंह से ये बात सुन ली है कि फ्रैंकलिन जो उसके अंदर पावर कॉस्मिक है, और मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताया था कि पावर कॉस्मिक किस बला का नाम है। वो एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ कॉस्मिक पावर है, मतलब वो जितना चाहे उतनी कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर से निकाल सकता है और चाहे कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में बहुत हाई चांसेस है कि जो सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक्स में हमको मॉलिक्यूल मैन दिखाया गया था उससे फ्रैंकलिन को रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन क्योंकि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, तो शायद ये लोग फ्रैंकलिन को वो रोल दे सकते हैं। आई नो इट साउंड्स प्रीटी वियर्ड, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। मार्वल कॉमिक्स में क्या होता है कि जब सीक्रेट वॉर्स के बारे में डॉक्टर डूम जानने के लिए निकलता है तो उसको इस बात का पता चलता है कि बियॉन्डर्स जो हैं उन सब लोगों ने हर एक यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन क्रिएट किया हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल मैन कुछ लेवल पे मार्वल की एंकर बींग्स की तरह एक्ट करता है। मतलब जैसे एक एंकर बींग खत्म होती है तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो कुछ कॉमिक बुक्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन मरता है तो उसका यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। और ऐसे करके बियॉन्डर्स क्या करते हैं कि जितने यूनिवर्सेस हैं उन सब में मॉलिक्यूल मैन को मारना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इनकर्जन्स होने लगते हैं। और बियॉन्डर्स के करने के पीछे का कारण है मजा, बस कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। दे जस्ट वांटेड टू सी व्हाट हैपेंस। तो ऐसे में वैसे मार्वल वालों की एंकर बीइंग थ्योरी तो परफेक्टली फिट हो जाती है कि हर यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग है, अगर उनको मार दोगे तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगे, इनकर्जन्स होने लगेंगे, मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर डॉक्टर डूम कॉमिक्स में क्या करता है कि वो मॉलिक्यूल मैन का इस्तेमाल करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है, बिकॉज मॉलिक्यूल मैन के पास है बहुत सारी शक्ति। तो यहाँ पर डॉक्टर डूम भी यही काम कर सकता है। वो फ्रैंकलिन के पास गया, उसने अपना मास्क निकाला, और यहाँ पर मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया है कि मार्वल वाले देखो डॉक्टर डूम के चेहरे
चेहरे पे स्कार तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उसको उतना ज्यादा डिसफिगर्ड नहीं दिखाने वाला है जितना हम लोगों ने सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक्स में देखा था। ये लोग हो सकता है कि वो ओजी डूम वाले रास्ते जाए, मतलब जब एक्चुअली कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तब ये बताते हैं कि डॉक्टर डूम के चेहरे पे बहुत हल्का सा स्कार है, लेकिन उसका ईगो इतना ज्यादा बड़ा है कि वो उस स्कार को हैंडल नहीं कर सकता। उसको लगता है कि अरे मेरी हैंडसमनेस खत्म हो रही है, तो इस वजह से वो एक पूरा मास्क लगा करके इस छोटे से स्कार को छुपाता है। तो व्हाट इफ आरडीजे के चेहरे पर भी इतना छोटा सा ही स्कार हो, बट बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज ईगो उसको ये है कि मैं मास्क लगा के घूमूंगा, और वो फ्रैंकलिन के सामने बस अपना छोटा सा स्कार ही दिखा रहा है जिसको फ्रैंकलिन मोस्ट प्रोबेबली हील कर देगा। और इसी चीज को विटनेस करने के बाद डॉक्टर डूम विल डिसाइड कि बेटा चल रहा है मेरे साथ तू, और वो सूजन को भी लेके जाएगा। अब यहां पर वो फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करना शुरू करेगा, चीजें समझा करके कि कैसे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड सिंस हम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन की फेवरेट किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन की, तो फ्रैंकलिन हालांकि अभी इस बात को समझने के लिए छोटा है, लेकिन अगर ये उसकी फेवरेट बुक है और वो एक सर्टिफाइड जीनियस है, तो वो ऑलरेडी समझता है कि इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है और ह्यूमन बीइंग्स उनकी स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर डूम के मैनिपुलेशन पर वो अपना खुद का एक बैटल वर्ल्ड बना सकता है। और जिस तरह का बैटल वर्ल्ड का डिजाइन है ना कि एक पैचवर्क है, मतलब कहीं से कुछ उठा लिया कहीं से कुछ उठा लिया, तो ऐसे में इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि जो पूरी टूटी फूटी और टुकड़े जोड़ जोड़ के जो फोर्टनाइटिश दुनिया है ना, इसको एक बच्चे के दिमाग से बनाया गया है। अब आई पर्सनली डोंट थिंक यहाँ पर फ्रैंकलिन ही होगा जो हर चीज को एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक्स में फ्रैंकलिन का एज सच बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो बस डॉक्टर डूम के परिवार का एक पार्ट होता है जिसके पास गैलेक्टस एज टॉय है, मतलब वो गैलेक्टस को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। बहुत बड़ा है गैलेक्टस, ऐसा मत समझना कि हाथ में पकड़ लिया, वो है 25-30 फीट का गैलेक्टस है जिसके ऊपर ये बैठकर उसकी सवारी करता है। तो क्योंकि फ्रैंकलिन ने अपने बचपन में गैलेक्टस के इस अटैक को विटनेस कर रखा है, तो ही नोज हु गैलेक्टस इज। तो ऐसे में अगर फ्रैंकलिन अपनी शक्तियों से एक बैटल वर्ल्ड बना रहा है, तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि उसमें सबकॉन्शियसली गैलेक्टस को अपना खिलौना बना ले। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि डॉक्टर डूम का मल्टीवर्स में घूमना, इनकर्जन्स को विटनेस करना, फिर उनके खिलाफ एक मोर्चा संभाल लेना, एक बच्चे को किडनैप कर लेना, ये सारी चीजें आखिरकार लोकी होने क्यों दे रहा है जब उसके हाथ में सब चीजों का कंट्रोल है, तो एक बहुत सिंपल सा आंसर है, फ्री विल। लोकी उस कुर्सी पे इसीलिए बैठा है क्योंकि उसने सोचा था कि मैं मल्टीवर्स को बढ़ने दूंगा, फ्री विल दे दूंगा, जिसको जो करना है वो करे, और उसका रिजल्टेंट है। और जब डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करके लोकी के सामने लेकर जाएगा और इसको ये सारी चीजें बताएगा, तो फ्रैंकलिन की मदद से डॉक्टर डूम उसको बहुत आराम से हरा देगा। सो यार, मैं जितना डिड्यूस कर पाया उस हिसाब से मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास बस इसीलिए आया है ताकि वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने में उसकी मदद करे। हो सकता है डॉक्टर डूम का इनिशियली ये प्लान ना हो, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी नहीं होता। वो चाहता तो इनकर्जन्स को रोकना है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, वो डिस्कवर करता है कि सारे प्लैनेट्स खत्म होते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसके पास ये लास्ट रिजॉर्ट है कि एक ऐसी दुनिया बना देना जिसको वो खुद रूल करे, सो दैट दिस डज नॉट हैपन एनीमोर। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वाला डॉक्टर डूम भी इसी रास्ते पे हो। वो दूसरे तरीके जरूर ढूंढ रहा होगा मल्टीवर्स को बचाने के, दूसरे एक्समैन के प्लैनेट पे जाना, 616 में जाना, अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहां के जो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज हैं उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब करना ताकि वो इनकर्जन्स को रोक पाए। बट व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट इट इज नॉट इनफ, उसे बैटल वर्ल्ड बनाना ही पड़ेगा। ये दिस इज सीक्रेट वॉर्स भाई, दिस इज गोइंग टू हैपन। अब इसमें मॉलिक्यूल मैन की जगह फ्रैंकलिन लेता है लोकी या कोई XYZ थर्ड पर्सन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, वी हैव नो आइडिया। आई गेस विल फाइंड आउट व्हेन टाइम कम्स। लेकिन तब तक के लिए मैं तुमको बताता हूँ फ्रैंकलिन कौन है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वाले में मिलते हैं। बाय, लाइक करो।